नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर हम इन्वायरमेंट शार्ट नोट्स को देखने वाले हैं जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उसके लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इस शार्ट नोट्स के अंतर्गत जो भी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने नोट किया है। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो किसी भी प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब बात की जाए कि पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो पर्यावरण है उसको समझने के लिए उसे 3 भागों में भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण में बांटा गया है। यदि बात करें भौतिक पर्यावरण की तो भौतिक पर्यावरण को भी 3 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। वहीं पर जैविक पर्यावरण को जंतु पर्यावरण एवं वनस्पति पर्यावरण के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। अब बात हम कर लेते हैं इसके बाद सांस्कृतिक पर्यावरण। जब बात करते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण तो इसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक घटक आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। इस भौतिक के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जंतु पर्यावरण, वनस्पति पर्यावरण और सांस्कृतिक के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक घटक को रखा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण दिवस हैं पर्यावरण से संबंधित वे कौन कौन से हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं पर विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। तो 5 जून को क्या? विश्व पर्यावरण दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वहीं पर विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पर विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन संरक्षण जो हो रहा है, जो उसके क्षरण को रोकने के लिए मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, वो कब? 16 सितंबर को। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वहीं पर विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब है? 28 जुलाई। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर। और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी। तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब है? 2 फरवरी। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, ठीक है, देखो सभी अधिनियम को नहीं पढ़ना, जो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 के बाद वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ वन्य जीव है, यहाँ वन है। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। ये जो बाघ संरक्षण अधिनियम आया था ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही आया था 1973 में। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बाघ संरक्षण अधिनियम बना कब? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर इसी के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसे गजतमे कहते हैं, ठीक है, ये कब बना? 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। उसके बाद अगला देख लेते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब? 2001 में। कहाँ पर? पिंजौर, जो कि हरियाणा में अवस्थित है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना कब बना? 2001 में। जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब? 2002 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, मैं उन्हीं अधिनियमों या दिवस या तथ्यों को यहाँ पर रखा हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जिससे कि मतलब आप कम समय में अधिक से अधिक मतलब प्रश्नों को कर सकें। इसके बाद अगला पॉइंट है पर्यावरण संबंधी शब्द हैं और देय व्यक्ति, मतलब किसने उन शब्दों को दिया था, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम शब्द आर्थर जी टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी जो शब्द है उसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, पारिस्थितिकी नीचे, ठीक है, इकोलॉजिकल नीचे, ये दिए थे
ईपी ओडम ने, ठीक है, ईपी ओडम ने पारिस्थितिकी नीचे शब्द को दिया था। वहीं पर गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी जो शब्द दिया था वो अर्नी नेस ने दिया था, ठीक है। कहीं पर आपको अर्नी नेस मिलेंगे या कहीं कहीं पर आपको अर्नीस नेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, गहन पारिस्थितिकी अर्नीस नेस, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। देखिए पक्षी अभ्यारण्य तो बहुत है, लेकिन उन पक्षी अभ्यारण्यों को हम देख लेते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन है? घाना पक्षी विहार। जो घाना पक्षी विहार है वो कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर के मतलब राजस्थान के भरतपुर में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। तो ऑप्शन में गुरुग्राम रहेगा तो गुरुग्राम लगाइएगा, नहीं तो आप हरियाणा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार ये गुरुग्राम हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है, ठीक है। चिल्का पक्षी विहार उड़ीसा, चिल्का झील भी है, वो कहाँ है? उड़ीसा में है। और चिल्का पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा में है। नेल्लापट्टू पक्षी विहार ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। देखिए जब किसी शब्द के पीछे पट्टू अट्टू ऐसे शब्द आते हैं और भारतीय स्थल है या भारतीय स्थान है तो आप आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु मानिए, ठीक है। अधिकांशतः वो आंध्र प्रदेश में ही होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न के उत्तर ना आए तो इस प्रकार से मतलब आंसर लगा सकते हैं कि नाम को पढ़ के एक गेस लगाना, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। जैसे लिंडमान का 10% का नियम, ये बहुत पूछा जाता है कि 10% का जो नियम है वो किसका है? तो लिंडमान महोदय का है। ये पहली बात याद रखिए। इसमें क्या होता है कि शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी को केवल 10% ऊर्जा संचित करता है। तो मतलब क्या होता है? ये 10% का नियम है। मतलब ये कि कोई बकरी है वो घास खाती है तो जो घास का 1000 कैलोरी है उसका सिर्फ 10% स्वयं को लेती है। मतलब उसका 10% ही बकरी के अंदर आएगा, मतलब 100 कैलोरी आएगा। और उस बकरी को जब कोई व्यक्ति मतलब मानव खाता है या कोई जंगली पशु खाता है, ठीक है, तो उसका 10% ऊर्जा जाएगा, मतलब 100 का 10% 10 कैलोरी, ठीक है। इसी प्रकार से क्रियाएं चलती रहती हैं। यही है लिंडमान का नियम कि मतलब कोई भी मतलब प्राणी है उसकी जो ऊर्जा है यदि उसको कोई खाता है तो उसका 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होगा। ये लिंडमान का 10% का नियम है। अगला पॉइंट है कि जैविक अनुक्रमण क्या है? जैविक अनुक्रमण मतलब प्रश्न में पूछ लेता है कि आप सीक्वेंस वाइज करिए, जैसे नग्नीकरण दे दिया, उसके बाद स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, स्थापना, अस्थापना, प्रवास। तो इसको कहते हैं सीक्वेंस वाइज करिए कि कोई मतलब जीव या कोई वृक्ष है, ठीक है, कैसे मतलब वो अपने आप को स्थापित करता है। तो पहले नग्नीकरण की अवस्था आती है, मतलब कुछ भी, नग्नीकरण मतलब कुछ भी नहीं रहता। फिर प्रवास मतलब वहाँ पर कोई पौधा आकर रहता है, जैसे एक पौधे की हम बात कर रहे हैं। पहले मतलब एक खाली स्थान है, नग्नीकरण है, फिर प्रवास, ठीक है। उसके बाद अस्थापना मतलब पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है। प्रतिक्रिया मतलब यदि कोई और पेड़ पौधे उसके सामने आ रहे हैं, उसके क्षेत्र में आ रहे हैं, या कोई जंतु है, ठीक है, या जंतु की ही बात कर लें तो उसके सामने आ रहे हैं तो क्या होगा कि प्रतिक्रिया होगा, उसमें द्वंद्व होगा, ठीक है, प्रतिरोध होगा, विरोध होगा। उसके बाद क्या होगा? स्थिरीकरण होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इस बात को याद रखिएगा कि जैविक अनुक्रमण का सीक्वेंस क्या है? पहले नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर अस्थापना, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र महासागर का होता है। मतलब जो सबसे अस्थायी परितंत्र होता है वो महासागर का होता है, ठीक। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टस प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्रश्न पूछ लेता है कि जो समुद्र में फाइटोप्लैंक्टस होते हैं मतलब वो क्या होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इन्हीं फाइटोप्लैंक्टस को मछलियाँ खाती हैं, मछलियों को फिर बड़ी मछलियाँ खाती हैं। मतलब इस प्रकार सीक्वेंस चलता रहता है। तो समुद्र में जो प्राथमिक उत्पादक होता है वो फाइटोप्लैंक्टस होता है। अब जैसे स्थल पे जो प्राथमिक उत्पादक होता है वो घास हो जाते हैं, वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और द्वितीय मतलब क्या हो जाते हैं कि जो भेड़ बकरियां हैं उनको खाते हैं, गाय खाते हैं, फिर तृतीय शेर को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र में क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टस प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बायोम किसे कहते हैं। इसको देख लेते हैं कि बायोम क्या है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं, ठीक है। मतलब पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे होते हैं तथा जीव जंतुओं सहित जो सभी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो बायोम कहलाते हैं। जलीय बायोम सबसे बड़ा होता है। मतलब आपको पता ही है कि
मतलब 70-71% भाग पे जल पाया जाता है विश्व में, तो इसीलिए जलीय बायोम जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे कम जैव भार वाला जो बायोम है वो टुंड्रा बायोम है। ठीक है, मतलब यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे कम जैव भार वाला या पारिस्थितिकी तंत्र वाला बायोम कौन सा है, तो टुंड्रा बायोम जो है वो सबसे कम जैव भार या पारिस्थितिकी वाला क्षेत्र है, टुंड्रा बायोम। ठीक, अगला पॉइंट है यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। प्रश्न बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी शत्रु किसे कहा जाता है, तो यूके वृक्ष जो है, यूकेलिप्टस वृक्ष जो है उसे। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में इसको जल की आवश्यकता होती है और जहाँ पर भी ये रहता है वहाँ से प्रतिदिन इसकी मात्रा जो है अन्य वृक्षों की, जैसे जो वृक्ष होते हैं उनको 2 से 4 लीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो यूकेलिप्टस होता है उसको 15 से 20 लीटर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये मतलब जल को अवशोषित कर लेता है और इसे पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1987 को पहला वन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रथम या पहला वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया, तो 1987 में। ठीक, पारिस्थितिकी स्तूप परिकल्पना किसने दी है, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द किसने प्रयोग किया है, वाल्टर जी रोसन ने किया है। और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया थे वो थे नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। तो पारिस्थितिकी स्तूप परिकल्पना कौन है, चार्ल्स एल्टन महोदय हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द किसने दिया, वाल्टर जी रोसेन ने दिया। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया, नॉर्मन मायर्स ने किया। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट, ठीक है, मतलब जो जैव विविधता स्थल हैं जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है वो कौन कौन से हैं, प्रश्न बहुत पूछता है। पहला है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह पे अवस्थित है। तो पश्चिमी घाट आप जानते हैं, ठीक है, जैसे ये भारत का निचला भाग है, ये हो गया आपका पश्चिमी भाग। ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र मतलब ये होता है कि जो मतलब आप इस पार्ट में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत है, जो ये वाला है म्यांमार से सटा हुआ क्षेत्र, इसको इंडो बर्मा क्षेत्र कहते हैं। पूर्वी हिमालय पूर्वोत्तर भाग ही आता है, पूर्वी हिमालय, ठीक है। और सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह है उसको तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। अगला पॉइंट है भारत की सिंह पुच्छ वानर जिसे मीकॉक कहते हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रश्न बहुत पूछता है। भारत में सिंह पुच्छ वानर जिसे मीकॉक कहते हैं वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में। 3 राज्यों में पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में, और राज्यों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो प्राकृतिक और मूल स्थान है वो कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। अब कोई ले जाकर कहीं दूसरे जंगलों में उसको मतलब संरक्षित करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक स्थान मीकॉक का यहीं पर है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस, इसको हेमिस हाई भी नाम दिया जाता है। तो हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में पाया जाता है वो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है इसको देख लेते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, ठीक है। जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आते हैं, 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। साउथ बटन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ऊंचा कौन था, हेमिस हाई, सबसे छोटा कौन है, साउथ बटन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट है कि भारत में प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है, नीलगिरी।
ठीक है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, और नीलगिरी कहाँ है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद बाघ वन विहार नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार नेशनल पार्क में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश का एक पॉइंट और है कि यहाँ पर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है, और पेंच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर अवस्थित है। और इसमें पेंच फंसा है कि मध्य प्रदेश उसे कहता है यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरा नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र कहता है यह मेरा है। तो पेंच फंसा है, और पेंच जो है वो क्या है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, ठीक। टाइगर राज्य किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखल, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है कैलाश सांखल को? क्योंकि उन्होंने मतलब बाघों के संरक्षण संबंधित बहुत से कार्य किए थे, इसीलिए उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। प्रश्न बहुत पूछता है कि गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो 2009 में। और गैंडा संरक्षण अधिनियम कब आया? 1987 में। गैंडा संरक्षण अधिनियम कब आया? 1987 में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछे नहीं गए हों और पूछे जाने की संभावना ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रदूषक एवं उनसे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है। पर्यावरण में क्या है? कुछ प्रदूषक हैं और उनसे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से प्रदूषक हैं और किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं? एग्जाम में बहुत पूछता है, देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या समस्या? स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मतलब जो आप श्वास लेते हैं उससे संबंधित समस्या आती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, ठीक है। जो आपकी तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्याएं होती हैं वो किससे होती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड से। वहीं धूल कर, इससे क्या होता है? यकृत और वृक्क को क्षति, मतलब यकृत एवं वृक्क को क्षति किससे होता है? धूल और कणों से। शीशा क्या प्रभावित होता है? मतलब शीशे से क्या समस्या होती है? तो कैंसर की समस्याएं होती हैं शीशा से, ठीक है। पारा से क्या होता है? उदर संबंधित समस्या, जो उदर होता है उससे संबंधित समस्याएं होती हैं पारा से। वहीं पर रेडान गैस जो है, इससे क्या होता है? फेफड़े एवं रक्त का कैंसर होता है। तो आपसे पूछ लें कि रेडान गैस से क्या हो सकता है, क्या समस्याएं आती हैं शरीर में? तो फेफड़े एवं रक्त का कैंसर हो सकता है, ठीक है। इन सब पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, या तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, या तो एक काम करिए, आप इनको स्वतः मतलब कापी पेन उठाइए, इनको नोट करते रहिए, मतलब फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, मतलब आपका नोट्स भी हो जाएगा और चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। जो पारिस्थितिकी पिरामिड है, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे जीव संख्या पिरामिड। और जीव संख्या पिरामिड जो होता है उनका जीव भार होता है, ठीक है, उसमें। और संचित ऊर्जा पिरामिड, तो 3 भाग में बांटा गया, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संचित ऊर्जा पिरामिड। अब इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे आता है। देखिए, जो जीव संख्या पिरामिड है उसके अंतर्गत जो डिवाइड किया गया है उसमें घास स्थलीय जीव संख्या पिरामिड, पेड़ का पारिस्थितिकी पिरामिड और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब आते हैं। और इसमें सीधा सा प्रश्न पूछता है कि घास स्थलीय जीव संख्या पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है कि उल्टा? तो वो आपका सीधा होता है, ठीक है। और इसका जो जीव भार पिरामिड होता है वो भी कैसा होगा? सीधा होगा, ठीक है। और पेड़ का पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो भी उल्टा ही होता है। अब संचित ऊर्जा पिरामिड को देख लें। संचित ऊर्जा, और संचित ऊर्जा के अंतर्गत ही लिंडमान का 10% का नियम होता है। इसको पहले ही बता चुके हैं कि उत्पादक यदि 100 कैलोरी रखता है तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है, उत्पादक यदि 1000 कैलोरी रखता है तो प्राथमिक उपभोक्ता है वो 100 कैलोरी उसके अंतर्गत जाएगा, द्वितीय के अंतर्गत 10 कैलोरी और तृतीय के अंतर्गत 1 कैलोरी। मतलब क्या होता है कि मतलब एक से दूसरे में जो ट्रांसफ़र होता है उसके ऊर्जा का सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इस बात को बताया गया है लिंडमान के 10% नियम में। और संचित ऊर्जा का पिरामिड, मतलब
जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, सदैव सीधा होगा। इस बात को याद रखिए, प्रश्न बहुत पूछता है कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, उल्टा होगा, सीधा उल्टा दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, तो सदैव सीधा होगा, इस बात को याद रखिए। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होगा वो सदैव उल्टा होगा, इस बात को आप याद रखिए। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे भारत में स्थित राम स्थल। ठीक है, रामसर स्थल। देखिए इसमें जो प्रमुख हैं मैंने उनको लिखा है, वैसे रामसर स्थल भारत में बहुत हैं, तो जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य और सूर सरोवर। ठीक है, तो कौन कौन उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य और सूर सरोवर। वहीं पर बिहार में कांवरताल आर्द्र भूमि, कांवरताल इसको कहते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको कांवर, कहीं पर कांवर लिखा रहता है, तो कांवरताल आर्द्र भूमि। वहीं पर महाराष्ट्र में लोनार झील जो है ये भी रामसर स्थल के अंतर्गत आता है, तो लोनार झील आप भी याद कर सकते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद केरल में कौन है, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि और अष्टमुडी आर्द्र भूमि। ठीक है, तो केरल में कौन कौन है, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि और अष्टमुडी आर्द्र भूमि। इसके बाद जो अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट कौन है, तमिलनाडु में कौन कौन से रामसर स्थल हैं, वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि और रेणुका आर्द्र भूमि। वहीं पर मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि पाया जाता है, तो भोज आर्द्र भूमि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वहीं पंजाब में कांजली, रोपड़, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं और ये सब क्या हैं, रामसर स्थल हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे पर्यावरण संबंधित आंदोलन। पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन है वो कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन हैं और ये आंदोलन कब हुए, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और मैंने इनको भी नोट किया है। जैसे आपका पहले आप देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो हुआ था वो कब, 1973 में। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। और क्यों हुआ था, वन संरक्षण के लिए हुआ था, वनों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। और इसके जो मतलब संचालन करता थे या नेतृत्व करता थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो इनका नाम जरूर से याद रखिए, प्रश्न सीधे पूछता है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। उसके बाद आता है एप्को आंदोलन। एप्को आंदोलन कब हुआ था, 1983 में कर्नाटक में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हुआ था और चिपको आंदोलन से प्रेरित था। जो चिपको आंदोलन था 1973 में हुआ था, तो उसी से प्रेरित होकर एपिको आंदोलन हुआ। कहाँ पर, कर्नाटक में हुआ। कब हुआ, 1983 में हुआ। और क्यों हुआ, पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे पी हेगड़े। ठीक है, पी हेगड़े इसके नेतृत्व करता थे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ, 1989 में हुआ। कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और क्यों हुआ कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों का विरोध किया गया। मतलब जो नर्मदा नदी पर बांध बनाए जाते थे उनको रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मेधा पाटकर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन, मेधा पाटकर थे। उसके बाद शांत घाटी आंदोलन, ये कब, 1973 में हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के समय ही, चिपको आंदोलन भी 1973 में हुआ था और शांत घाटी आंदोलन भी 1973 में हुआ। तो शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है, वहीं पर शांत घाटी आंदोलन हुआ केरल में। और जल विद्युत परियोजना द्वारा साइलेंट वैली को बचाना, मतलब जो शांत घाटी है उसको जल विद्युत परियोजना के तहत जो हानियाँ हो रही थी उससे बचाना था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, डॉक्टर सलीम अली। तो शांत घाटी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, डॉक्टर सलीम अली। इस बात अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि यूनेस्को सूची में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए यूनेस्को सूची में जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो बहुत से शामिल हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की सीमा पर। और इसकी विशेषता ये है कि ये प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था भारत का। ठीक है, तो प्रश्न पूछ ले कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन था, तो नीलगिरी। मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तमिलनाडु में। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कौन है, नोकरेक। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। वहीं पर पंचमढ़ी, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में आपके है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। वहीं पर अचन कमार जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इसके बाद देख लेते हैं
अचनकमार के बाद ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है वो कहाँ है, अंडमान निकोबार में स्थित है। अगस्त मलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। कंचनजंगा सिक्किम में। वहीं पर पन्ना जो है, ठीक है, पन्ना नहीं, यहाँ पन्ना है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है, जो एक दूसरे को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, इकोटोन। ऐसा नहीं है कि मतलब स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र को ही जोड़े तभी इकोटोन है। इकोटोन का आशय ये है कि कोई जो दो परितंत्र होते हैं, ठीक है, जैसे एक ये क्या है, जलीय भाग है और एक ये स्थलीय भाग है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भूमि ऐसी होंगी, कुछ स्थल ऐसे होंगे जो दोनों के अंतर्गत आते होंगे, जो दोनों विशेषताएं रखते होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और कीस्टोन क्या होती है, कीस्टोन प्रजातियां होती हैं। और ये कैसी प्रजाति होती है, कीस्टोन प्रजातियां प्रचुरता होती है, मतलब जो कीस्टोन प्रजाति होती है वो किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये प्रजातियां अगर समाप्त हो जाएं उस क्षेत्र से, तो वहाँ का परितंत्र, जो पारितंत्र है, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी क्षेत्र में अगर मतलब हाथी पाए जाते हैं, तो वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ के कीस्टोन प्रजाति उनको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि वो प्रजाति समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ का पारितंत्र ही विनष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी भूमिका होती है उस पारितंत्र को बनाने में। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित किया गया, और कब, 1986 में। तो प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन था, नीलगिरी में स्थापित किया गया, कब, 1986 में। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है, और इसमें इसका पूर्व का नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन। इससे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, केन्या में। उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण पारिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण बनाना। तो स्थापना कब हुई, 1972 में। मुख्यालय कहाँ, नैरोबी, केन्या में। उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण बनाना। और इसमें सदस्य कितने पाए जाते हैं, 193 सदस्य पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे IUCN। ठीक है, IUCN जो है, इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में हुई। मुख्यालय कहाँ है, ग्लांड, ठीक है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। और इसका उद्देश्य क्या है, प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करना। ठीक है। और इसमें सदस्य कितने हैं, 1300 सदस्य हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो IUCN की स्थापना कब हुई, तो 1948 में। कहाँ, मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और प्राकृतिक संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करना था इनका। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई, 1961 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो कार्य था, पर्यावरण संरक्षण और शोध इसका कार्य था। ग्रीन पीस इसकी स्थापना कब हुई, 1971 में। मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ग्रीन पीस का उद्देश्य क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, ये 2001 में। मुख्यालय कहाँ है, स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना, जो स्टॉकहोम था, उसकी स्थापना कब हुई, 2001 में। और मुख्यालय कहाँ है, स्टॉकहोम, स्वीडन में। और इसका उद्देश्य क्या है कि अनवरत जैविक प्रदूषकों को समाप्त करना अथवा उन पर प्रतिबंध लगाना। जो जैविक प्रदूषक हैं उनको समाप्त करना या उन पर प्रतिबंध लगाना, ये स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय जो सम्मेलन हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन हैं और इनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, क्या कैसे हैं। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972 में। ये
इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछ ले सकता है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को। कब हुआ? 1972 में। और यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना इसी के तहत हुआ था। तो क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत ही हुआ था। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून को। और निर्णय कब लिया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। इसके बाद अगला देख लेते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों हुआ था? ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन हुआ था। तीसरा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कब? 1987 में। ओजोन परत संरक्षण हेतु हुआ था और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 1987 में हुआ था, इसी के अंतर्गत 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसके बाद अगला पॉइंट है रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। कब हुआ? 1992 में। क्यों हुआ? पर्यावरण विकास एवं उसके अंतर्गत मतलब जो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है। तो रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। और एजेंडा 21 इसी के अंतर्गत स्वीकृत किया गया, इसी समय स्वीकृत किया गया। अब एजेंडा 21 क्या है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब विस्तृत वीडियो में लाऊंगा तो उसमें एक एक करके सभी तथ्यों को मैं बताऊंगा, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1975 में हुआ। और क्योटो प्रोटोकॉल इसी के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी +5 सम्मेलन इसको कहते हैं। क्योटो सम्मेलन को पृथ्वी +5 सम्मेलन इसलिए कहा जाता है कि जो आपका रियो सम्मेलन था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता था, ये कब हुआ था? 1992 में। और क्योटो सम्मेलन 1997 मतलब 5 साल बाद हुआ था, इसीलिए इसे पृथ्वी +5 सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था क्योटो सम्मेलन का, वो क्या था? ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करना और भूमंडलीय तापन को कम करना, ठीक है। जो भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है उसको कम करना। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जोहान्सबर्ग रियो 10। रियो 10 का मतलब ये है जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके 10 साल बाद इसे पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वी +10 सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। और इसे ही रियो +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। कब हुआ? 2010 में हुआ। और किससे संबंधित है? सतत विकास पर विशेष बल इसने दिया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना हुई। तो विश्व एकजुटता कोष की स्थापना कब हुई? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हुआ, जिसे पृथ्वी +10 सम्मेलन या रियो +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल की परतें हैं, उनसे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबको पता होगा समानता, कुछ पॉइंट हैं जो समानता नहीं पता होंगे, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक करके, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि क्षोभ मंडल जो है, पहले सबसे नीचे कौन आता है? क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल आता है। अब एक एक करके देखते हैं। क्षोभ मंडल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को क्या नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से? तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, आयन मंडल को आइनोस्फियर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। अब क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। वहीं पर समताप मंडल की ऊंचाई कितनी? 50 किलोमीटर। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर। आयन मंडल की 400 किलोमीटर और बाह्य मंडल की 400 से प्लस, ठीक है। अब जो क्षोभ मंडल सीमा है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपास। सीधे पूछता, क्षोभ मंडल की जो सीमा है, जो क्षोभ मंडल समताप मंडल को डिवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपास। तो क्षोभ मंडल सीमा को क्या कहते हैं? ट्रोपोपास कहते हैं। वहीं समताप मंडल की जो सीमा निर्धारित करती है उसको स्ट्रेटोपास
पाज और मध्य मंडल की जो सीमा होती है, ठीक है, उसको मेसोपॉज कहते हैं। ठीक है, इनकी अब एक एक करके विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्षोभ मंडल में क्या होता है, सभी मौसमी घटना जैसे जेट स्ट्रीम, तापीय प्रतिलोमन, ये सब होती हैं। और निचली परत घर्षण कितना होता है, 1 से 3 किलोमीटर। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और वायुयान जो होता है यहीं पर चलता है, निचली सीमा में चलता है। समताप मंडल में वायुयान चलता है, लेकिन अब यदि पूछ ले कि समताप मंडल में वायुयान जो मतलब उड़ता है वो किस सीमा के अंतर्गत उड़ता है, तो निचली सीमा के अंतर्गत, समताप मंडल में नीचे की तरफ वायुयान उड़ता है। मध्य मंडल की विशेषता क्या है कि उल्का पिंड यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जो मतलब ऊपर से उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी की तरफ, वो मध्य मंडल से परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर नकटी, सुलेट और निशादीप्ति बादल पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर आयन मंडल की विशेषता क्या है कि यहाँ विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस जो घटनाएं होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। और बाह्य मंडल में कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल जो होता है उसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। वहीं पर समताप मंडल में हम लोग जब देखेंगे तो 20 किलोमीटर तक तापमान तो बढ़ता है, मतलब 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। वहीं मध्य मंडल में क्या हो, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में घटोत्तरी आती है, कमी आती है। वहीं पर आयन मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे ताप बढ़ेगा। जबकि बाह्य मंडल में, बहिर्मंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। तो इसको आप दोबारा करके देख सकते हैं या तो स्वतः नोट करके और इसको याद कर सकते हैं। मैंने मतलब इसको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस ग्राफ में मैंने समेट दिया है। इसके बाद आज का अगला पॉइंट देख लेते हैं और लास्ट पॉइंट भी होगा आज का। लास्ट पॉइंट ये है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितने प्रतिशत। जैसे नाइट्रोजन जो है आपका वो कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, बहुत प्रश्न पूछता है। नाइट्रोजन जो है वो 78.08, आप 78% ही याद रखिए, 08 मत याद रखिए, 78%। ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93। अब यहाँ तो आपको दशमलव के बाद ही याद करना पड़ेगा। तो आर्गन कितना, 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038, नियान 0.0018। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिए कि क्रम, आर्गन के बाद जो क्रम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर नियान का, फिर हीलियम का, फिर क्रिप्टॉन का। इसके बाद सबसे लास्ट में जो आते हैं वो जेनान, हाइड्रोजन, मीथेन और ओजोन आते हैं। आप 5 तक ही याद रखिए, 5 तक याद करिए, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन कितना है 78% लगभग, ऑक्सीजन 20% तक, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038 और जो नियान है वो कितना पाया जाता है, नियान कितना पाया जाता है 0.0018 और हीलियम है वो 0.005 इतना पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो आप चैनल पे यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।